हाय एवरीवन। आज हम लोग अपना AIBE का 5th लेक्चर, जिसमें कि अगेन हम 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% तो याद हो जाते होंगे, जो आपको एग्ज़ाम तक भी रिटेन रहेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरू करती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ प्रूव दैट अ मैन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर डैश ईयर्स, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एक इंसान को इतने सालों तक देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, बाय दोज हु नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, जो मतलब उसके परिवार वाले, इफ़ ही वॉज अलाइव, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ दैट ही इज़ डेड। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 108 ये कह देता है कि वो डेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको बहुत उलझा के दिया गया है। बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को कितने साल तक गायब होने पर मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन अपने LLB के सिलेबस में, कि अगर एक इंसान 7 सालों तक देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, या उसके परिवारजनों से उसने कांटेक्ट नहीं किया, तो उसको 7 ईयर्स के बाद मरा हुआ समझ लिया जाता है। तो अगर जैसे कोई उसकी वाइफ है तो वो उसको लीगली ये समझा जाता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, वो दूसरी शादी के लिए उसको वैलिडिटी मिल जाती है। ऐसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है तो उस केस में भी उसको मरा हुआ समझ लिया जाता है। तो 7 ईयर्स का जो लिमिटेशन पीरियड है, ऑप्शन इन्होंने दिया है 5 साल, 7 साल, 15 साल, 20 साल। तो हमें पता ही है इसका आंसर हमारा है 7 साल। अगला क्वेश्चन है, ए डम विटनेस, एक गूंगा आदमी है जो विटनेस है, उसके एविडेंस को जो उसने लिखित में दिया है इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज, उस एविडेंस को क्या समझा जाएगा? ओरल एविडेंस समझा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझा जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस समझा जाएगा, या प्राइमरी एविडेंस समझा जाएगा? ये चीज़ आपको पहचाननी बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको प्राइमरी मार्क कर देते हैं। प्राइमरी क्यों? ये कोई पहला एविडेंस तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये सबसे पहला एविडेंस था। दूसरा, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों मानेंगे? ये कोई लिखित पेपर तो है नहीं। तीसरा, सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं है, आपको कैसे पता है प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो ये ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा इन दैट केस वेयर अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्पीक। अगर वो नहीं बोल सकता है तो उसके एविडेंस को ओरल एविडेंस का दर्जा ही दिया जाता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है? जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रजिस्टर्ड सेल डीड और बैंक बुक्स। तो इन चारों में से बहुत ही क्लियर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेल डीड भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो बचा क्या? बैंक बुक। तो ये हमारा नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इज द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 केम इनटू फोर्स ऑन। लैंड एक्विजिशन एक्ट खोलिए, बेयर एक्ट खोलिएगा और उसका आपको दिख जाएगा इंट्रोडक्शन में कि 1 मार्च 1894 में ये आपका इन्फोर्स हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1st डे ऑफ जनवरी, 1st डे ऑफ फरवरी, 1st डे ऑफ अप्रैल एंड 1st डे ऑफ मार्च। तो लैंड एक्विजिशन डे आपको मिल जाएगा 1st डे ऑफ मार्च ऑफ 1894। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी कोर्ट ऑफ सेशन पास। सेशन कोर्ट जो है, इनमें से कौन सा वाला एविडेंस पास कर सकती है? डेथ सेंटेंस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस इन रेयर केसेस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी कर सकती है, सिंपल भी कर सकती है, बट सेशन जो है वो पास करती है कोई भी तरीके का सेंटेंस। हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसमें? हमारा अप्रोप्रिएट आंसर लास्ट वाला है, एनी सेंटेंस, कोई भी पास कर सकती है, बट मगर डेथ सेंटेंस नहीं कर सकती। डेथ सेंटेंस सिर्फ हाई कोर्ट से परमिशन लेके ही पास होगा, या बाद में हाई कोर्ट में जाके ही उसको हामी मिलेगी, कंफर्म करके उसी से वो पास कर सकते हैं। तो आपका जो सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट बोलते हैं, बट सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस को हैंडल किया जाता है। तो सेशन कोर्ट इनको सबको पास कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस को सिर्फ हाई कोर्ट से कंफर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव। इनमें से ऐसा कौन सा है जो रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी फॉरेन जजमेंट के लिए कंक्लूसिव बनाने के लिए? कंक्लूसिव मतलब येस इट इज़ कंक्लूडेड, ऐसा नहीं हो सकता। It must be given on merits of case. It must be pronounced by court of competent jurisdiction. It was not obtained by fraud, and it is by a court in an enemy country. अगर किसी एनिमी कंट्री में फैसला लिया गया है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कंक्लूसिव माना जाएगा, क्योंकि एनिमी कंट्री हो सकता है आपसे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहा हो। तो अगर एनिमी कंट्री का कोर्ट कोई फैसला करता है तो उसको फाइनल एंड कंक्लूसिव जजमेंट नहीं समझा जाता है। Ensuring, next question is, ensuring the safety, health and welfare of employees is primary purpose of। जो safety of health and welfare है अपने workers की, ये primary purpose होता है किसका?
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, फैक्ट्री एक्ट 1948 का, या इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। आप चारों एक्ट को खोल के देखिएगा, उसमें आपको सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर के जो एम्प्लॉयज़ है उसका प्रोविज़न अगर के मिलता है तो ठीक, नहीं तो बहुत ही सिंपल है, फैक्ट्री एक्ट 1948 आप याद ही कर लीजिए। इससे अच्छा कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में हेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेदर टीचर्स आर नॉट वर्कमैन। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदर टीचर्स आर नॉट वर्कमैन? दरंगधरा केमिकल वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस रामनाथ के केस में, जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स वर्सेस एलटी के केस में, एंड सुंदर रामबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा के केस में। देखिए, एक तो कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन में। अगर टीचर्स के बारे में बात हो रही है तो कोई ना कोई केस ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज किसी से रिलेटेड होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, और उस केस में ऐसा था कि जहाँ पर ये बोला गया कि टीचर्स आर नॉट वर्कमैन। तो ये वाली जो चीज़ है बहुत ही ऑब्वियस कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 2CC ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अकॉर्डिंग क्लोजर का क्या मतलब है? आपको बहुत ही क्लियरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बेयर एक्ट में 2CC के सेक्शन में दिख जाएगा कि क्लोजर का मतलब क्या होता है। परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, पार्शली क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, टेम्प्रेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, या शॉर्ट टर्म क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। तो हमारा आंसर क्या है? क्लोजर का मतलब परमानेंट क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और या फिर उसका कोई हिस्सा। बहुत ही क्लियर है, क्लोजर का मतलब हमेशा के लिए बंद कर देना, या तो पूरा का पूरा या उसका कोई पार्ट कंपनी का। अ रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए केस। पेंडेंसी ऑफ केस के टाइम पे रेफरेंस की जा सकती है, किसकी? सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू द हाई कोर्ट फॉर द लेटर्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। लग रहा है मुझे तो ये आंसर। दूसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू द हाई कोर्ट फॉर द लेटर्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ एविडेंस। एविडेंस के केस पे सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस ऑफ हाई कोर्ट टू द फॉर लेटर ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स टू द केस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द लेटर्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। देखिए, पहला वाला पार्ट सब इसका चारों सेंटेंस का सेम है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करती है, बट हमारा जो दूसरा पार्ट है उसको पढ़ें। एक में है क्वेश्चन ऑफ लॉ, दूसरा क्वेश्चन ऑफ एविडेंस, तीसरा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और तीसरा क्वेश्चन ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। देखिए, प्रोसीजर तो ऐसा कुछ कहता नहीं है कि सबऑर्डिनेट को हाई कोर्ट को पास करना ही करना है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एविडेंस भी नहीं बोलते। क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई की पेंडेंसी चल रही है केस की, तो वो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करता है, ये नियम है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोला। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, देखिए हमें हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए ना 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट ना मोर देन सफिशेंट होते हैं। अगर आपको आता होगा तो पहले क्लिक पे हिट हो जाएगा, बट अगर नहीं आता ना क्वेश्चन को, प्लीज़ आधा मिनट लगा के 2-3 बार पढ़िए, आपको वैसे ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। एक इंसान कब रिव्यू ऑफ जजमेंट डाल सकता है? ही इज़ अग्रीव्ड बाई ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड। ही इज़, अगर अपील ही अलाउड नहीं होगी तो कैसे करेगा? ही इज़ अग्रीव्ड बाई द डिसीजन ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, और ही इज़ अग्रीव्ड बाई द डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड बट नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। वो ये कहते हैं कि इंसान रिव्यू के लिए कब डाल सकता है। देखिए, वो तब भी डाल सकता है जब उसकी जो डिक्री या ऑर्डर है फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड बट नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, उसकी अपील को प्रेफर नहीं किया गया। दूसरा, ही इज़ अग्रीव्ड बाई डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड, उसको ऐसा डिक्री और ऑर्डर ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें अपील अलाउड नहीं है। एंड ही इज़ अग्रीव्ड बाई ए डिसीजन ऑन द रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। देखो, ए और सी तो मुझे बिल्कुल किसी भी हद तक सही लग रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन है नहीं एक को मार्क करने का, या तो मुझे इन तीनों में से ऊपर वाले में से किसी एक को मार्क करना पड़ेगा या ऑल द अबव को करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 ठीक लग रहे हैं और एक में मैं डाउटफुल हूँ, मैं ये नहीं कह रही गलत है, मगर डाउटफुल हूँ, तो मैं ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर दूँगी। तो आपको भी अगर ऐसी उलझन हो कि आपको 2 सही लग रहे हो, एक में आप डाउटफुल हो, तो आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर दीजिएगा, वो भी बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द रेमेडी ऑफ रिविजन इज़ नॉट अवेलेबल। इनमें से कौन से में रेमेडी ऑफ रिविजन अवेलेबल नहीं है? केसेज जिसमें फर्स्ट अपील लाई करती है, केसेज जिसमें सेकंड अपील लाई करती है, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स, या ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इन विच फॉलोइंग केसेज रेमेडी ऑफ रिविजन इज़ नॉट अवेलेबल, यार रिविजन का नहीं है, ठीक है।
यहाँ आप रिवीजन नहीं डाल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर। नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग जो है इनमें से किस में, कौन से सेक्शन में दिया जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखेंगे आप, बेयर एक्ट में चारों ऑप्शन डाल के देख लीजिए, सेक्शन 125, सेक्शन 131, सेक्शन 130, सेक्शन 128। आंसर है सेक्शन 130। इतने सारे सेक्शन है, याद तो रहने नहीं वाले, तो बेयर एक्ट को सेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। सेक्शन 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस। अब सेक्शन 16 खोलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को और देखिए इनमें से क्या बताता है वो। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बताता है, कंडीशनल एंडोर्समेंट बताता है, एंडोर्समेंट इन फुल एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बताता है, या ऑल ऑफ द अबव बताता है। वो फुल और ब्लैंक बताता है यहाँ पर, ये बेयर एक्ट में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी अंडर। अब ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से लेना देना है तो कुछ इन्वायरमेंट से ही वो एक्ट से होगा। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो मैंडेटरी है किसके अंडर? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है वो कब इनेक्ट हुई? 1991, 1995, 1993, 1997। तो ये वाली इनेक्ट हुई थी आपकी 1991 के अंदर। ये एक उसका ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी। इनमें से क्या है जो इंटरनल मैनेजमेंट की बात करता है? प्रोस्पेक्टस, नो। प्रोस्पेक्टस आउटर मैनेजमेंट की भी बात करता है, आउटर रिलेशंस की भी बात करता है। एमओए भी बाहर के लोगों की बात करता है, डिबेंचर भी बाहर के लोगों की बात करता है, बट एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। आपको पता है एओए और एमओए में क्या डिफरेंस होता है? एमओए कंपनी के बाहर वालों के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे, एओए जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस रहेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन ट्राई अ मर्डर केस। इनमें से कौन सा जो कोर्ट है वो मर्डर केस के बारे में लिटिगेशन कर ले सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, नन ऑफ द अबव। आंख बंद करके मार्क कर दीजिए कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट। बहुत ही क्लियर आंसर है, हमारी सेशन कोर्ट्स है ही क्रिमिनल केसेस के लिए। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट। बिना वारंट के पुलिस वाला कब अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 41। बहुत ही क्लियर है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि सेक्शन 41 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। हमने CRPC में पढ़ा है इसको। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज। सेक्शन 138 खोलिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, क्या बताता है वो? वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बोथ या नन। ये बताता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज जिसमें आपकी लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली बनेगी ही बनेगी। आपको याद होगा रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के 1894 के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये आपको इनिशियल्स में मिल जाएगा बेयर एक्ट में। वैसे तो एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज एंड फॉर इंडस्ट्री, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज एंड फॉर बिजनेस, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर पोजेशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और an act to amend the law for the acquisition of land for public purpose and for companies. This last one is the correct answer. एक ऐसा एक्ट जो अमेंड करता है लॉ को एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक एंड पर्पसेस एंड फॉर कंपनी। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि पेपर में आए हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थे, आज लैंड एक्विजिशन एक्ट के थे, CRPC के थे, CPC के भी 1-2 क्वेश्चन थे, साथ ही साथ हमने देखे कंपनी एक्ट के भी क्वेश्चन थे। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब मिक्सचर है। और एक बुरी खबर ये भी है कि शुरू में मैं जो पेपर्स में देख रही हूँ पैटर्न, शुरू में आपको ना टॉपिक के हेडिंग्स दिए होते थे कि ये IPC का क्वेश्चन है, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है, ये नेगोशिएबल का क्वेश्चन है। बट अब जो पिछले 6-7 साल से जो पेपर आ रहे हैं ना उसमें हेडिंग नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा ये क्वेश्चन किस में से है। कभी कभी आ जाता है ना सेक्शन 100 ऑफ दिस पार्ट डील्स विद, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सेक्शन 100 ये कौन से सेक्शन का। कई बार तो देख के समझ में आ जाता है क्वेश्चन को, बट कई बार इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उस क्वेश्चन के पीछे ना पड़े जहाँ पर आपको कोई हिंट नहीं आ रहा, कोई दिमाग नहीं लग रहा है, ना बेयर एक्ट का क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को लीव कीजिए और अगले क्वेश्चन पर निकल जाइए, ताकि बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप उस क्वेश्चन पे दिमाग लगा सकते हैं। वरना लास्ट में क्या होता है, पैनिक में सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं।
एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ माइंड गेम नहीं होता, यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक्स भी चलनी पड़ती हैं। वो ट्रिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तब तक आप पढ़िए। आई होप माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 9953308400 फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प इफ़ यू वांट। आपको कोई नोट्स रिलेटेड क्वेरी पूछनी है, कोई फाइल के लिए कुछ बात करनी है, कोई और आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।